ओके, तो आज जो हमारा 6th चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स जियोग्राफी का, तो इसमें हमने अभी तक जितने भी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और रिसोर्स का चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया उसमें भी मैंने आपको ये बात बिल्कुल क्लियर की कि अगर कोई भी चीज़ दुनिया में है तो उसको रिसोर्स बनाने का सेहरा जो है वो इंसान को ही जाता है, क्योंकि इंसान के बगैर हर चीज़ मटेरियल है और मटेरियल को रिसोर्स में कन्वर्ट करना असल में ये किसका काम है? ये असल में इंसानों का काम है। दैट इज वाई कि ह्यूमन रिसोर्स किसी भी मुल्क का सबसे अहम और इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आज हम ये देखेंगे कि दुनिया में जो पॉपुलेशन, चूंकि ह्यूमन रिसोर्स इट मींस पॉपुलेशन, इसमें असल रिसोर्स क्या है और बाकी जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है, हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते किसको, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कैसे किया जाता है और दुनिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम एक दो ममालिक की जो है उसको पॉपुलेशन पैरामिड को देखेंगे और उसमें हमें यह पता चलेगा कि पॉपुलेशन पैरामिड से हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में इस मुल्क का या इस वक्त इस मुल्क का हाल कैसा है कैपेसिटी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। तो लेट अस स्टार्ट। पहले हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ही असल चीज है। अगर ये इंसान को समझ में आ गई कि कहां पर कितने लोग बसते हैं और क्यों बसते हैं, कैसे बसते हैं, तो उसी से पता चलता है कि वहां का ह्यूमन रिसोर्स किस लेवल का है। मोर देन 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन 10% ऑफ द लैंड सरफेस। यानी जितना हमारे पास जमीन है उसमें सिर्फ 10% जमीन वो है जिसमें असल में लोग बसते हैं, बाकी जमीन स्पैरसली पॉपुलेटेड है, या कहीं पर तो कुछ भी नहीं है या बहुत कम लोग बसते हैं। सिर्फ 10% लोग असल में इनहेबिटेड है, यानी बहुत कम जमीन हमने अभी तक जो है जिसको हमने ह्यूमन्स के सेटलमेंट्स हम उसमें लगाए हैं। बाकी ज्यादातर जमीन जो है, ज्यादातर खुश्की का इलाका जो है वो उसके बगैर ही है, वहां कोई पॉपुलेशन नहीं है। 90% पॉपुलेशन यानी हर 100 में से 90 लोग सिर्फ 10% लैंड पर बसते हैं, और जो 90% जमीन है उस पर बाकी वो 10%, यानी बहुत कम, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, मेनी मोर पीपल लिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब हम ग्लोब को देखते हैं, ग्लोब को मैंने आपको समझाया उस वक्त के, मतलब इसका जो ऊपर वाला हिस्सा जो है दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो है सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा और सदर्न में कम रहते हैं, और इसमें तनासुब बहुत कम है, यानी नीचे वाले हिस्से में। हालांकि नीचे वाले हिस्से में खुश्की का हिस्सा भी कम है। अगर हम उसको अंटार्कटिका को छोड़ेंगे, चूंकि अंटार्कटिका अनइनहेबिटेड है, वो आइस कैप के अंदर है, तो वहां पर बसना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इस वजह से अगर बाकी हिस्से को हम देखेंगे जो हैबिटेबल है, जहां पर लोग बस सकते हैं, वो भी अंडर पॉपुलेटेड है। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ये 10 मुल्कों में रहती है, सिर्फ 10 मुल्कों में रहती है। दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक हैं, 200 से ज्यादा ममालिक हैं, लेकिन 10 ममालिक में 60% लोग रहते हैं और बाकी ममालिक में बाकी 40%। सिर्फ 10 ममालिक में, यानी 190 ममालिक में सिर्फ 40% लोग रहते हैं और 10 ममालिक में दुनिया की 60% आबादी रहती है। इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉपुलेशन दुनिया में। उसके बाद चौथा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि हर 100 में से 61 लोग एशिया में रहते हैं। जब हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, उसमें एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन कॉन्टिनेंट बड़ा होने के साथ साथ पॉपुलेशन में भी ये बहुत बड़ा है, और यहां पर हर 100 में से 61 लोग रहते हैं। दुनिया की पॉपुलेशन में हर 100 में से 61 लोग एशिया में रहते हैं। उसके बाद यूरोप में सिर्फ 12 लोग रहते हैं 100 में से। उसके बाद अफ्रीका में सिर्फ 13 लोग रहते हैं, बहुत बड़ा है अफ्रीका, सिर्फ 13 लोग रहते हैं, क्योंकि उसका सहारा डेजर्ट बहुत बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है बिल्कुल ऐसे ही बंजर पड़ी हुई है। 8 लोग जो है साउथ अमेरिका में रहते हैं हर 100 में से, और 5 लोग नॉर्थ अमेरिका में हर 100 में से रहते हैं, और एक शख्स जो है ओशिनिया, जिसको हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशन, ये ऑस्ट्रेलिया का जो आइलैंड, ये वो तो आइलैंड ही है, यानी जो कॉन्टिनेंट है उसको ओशिनिया भी कहते हैं।
इसमें एक आदमी रहता है हर 100 में से। इससे आपको अंदाजा होगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया की एशिया में रहती है। कहां पर रहती है? एशिया। और आप जानते हैं दुनिया के बड़े जितने भी डेंसली पॉपुलेटेड जो एरियाज है उनमें चाइना और इंडिया है, और ये दोनों कंट्रीज जो है एशिया की कंट्रीज है। बात समझ रहे हैं मेरी? अब इस तरह से हमें क्या मिला, जो हमने अभी तक ये फैक्ट्स पढ़े इससे हमें पता चला कि पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से वर्क करती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, और इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि ये जो ओवर पॉपुलेशन का मामला जो है पूरी दुनिया में इस वक्त समझा जाता है कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमंस के लिए, ये किस तरह से इसके साथ किस तरह से डील किया जा सकता है, इसको आप समझें। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया, इसमें यूजुअली हम स्क्वायर किलोमीटर लेते हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर को हम यूनिट बनाते हैं और हम ये देखते हैं कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग बसते हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग बसते हैं, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी। और अगर अब हम मुख्तलिफ जगहों की या दुनिया की पॉपुलेशन डेंसिटी का वो देखेंगे, एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी पर किलोमीटर दुनिया की 51 है, 51 है। कितनी? यानी हर किलोमीटर में 51 लोग रहते हैं, एक किलोमीटर में स्क्वायर किलोमीटर 51 लोग रहते हैं, बहुत कम। यह अलग बात है कि मुमकिन 1 किलोमीटर से कम रुकबे में हम 2000 लोग रहते हैं, यह अलग मामला है क्योंकि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है दुनिया की पॉपुलेशन। लेकिन अगर हम लैंड के हिसाब से देखेंगे तो हर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 51 लोग रहते हैं, यानी काफी लैंड जमीन पर मौजूद है। लेकिन बहुत सारी लैंड ऐसी है जिसमें हम ह्यूमन सर्वाइव अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई सम एरियाज आर हैवीली पॉपुलेटेड और सम आर स्पैर्सली पॉपुलेटेड। उसके बाद अगर हम देखेंगे साउथ सेंट्रल एशिया जो है ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला इलाका है, क्योंकि हमने अभी देखा, और इसके अलावा ईस्ट साउथ और ईस्ट साउथ एशिया का ही मुल्क, क्योंकि हमने देखा कि हर 100 में से 61 लोग एशिया में ही रहते हैं, लिहाजा ओवर पॉपुलेटेड तो एशिया ही होगा। द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, अब अगर हम इंडिया की बात करेंगे ये बहुत हाई है, इट इज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया के मुकाबले में, दुनिया में सिर्फ 51 है, पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी सिर्फ 51 है, 51 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में बसते हैं। लेकिन इंडिया में वहीं पर हर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं, तो ये बहुत ह्यूज है, वर्ल्ड के मुकाबले में काफी ज्यादा है। कुछ 51 और कहां 382 लोग, तकरीबन 400 लोग। दुनिया के मुकाबले में हमारी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? और इसमें से भी अगर अब आप वो इलाका निकालेंगे जो हैबिटेशन के लिए अच्छा नहीं है, जिनमें हम बस नहीं सकते हैं, पहाड़ों का एरिया ले लेंगे, नॉर्दर्न जो पहाड़ी इलाका है, सेंट्रल थोड़े से वो जो पहाड़ियाँ है, इसमें प्लेटू रीजन में जो पहाड़ियाँ है, विंध्य के पहाड़ हैं वहाँ पर, तो उनमें भी पॉपुलेशन नहीं है। डेजर्ट एरिया देखेंगे इसका थार डेजर्ट का, तो वहाँ पर भी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो अब इसका सबसे ज्यादा प्रेशर जो आता है वो मैदानी इलाकों पर आता है, साहिली इलाकों पर आता है, वादियों पर आता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि इससे भी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये तो हम एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं 382। तो असल डेंसिटी जो है वो लोकली पता चलती है। जैसे हम बुमतन में रहते हैं तो 1 किलोमीटर के इलाके में हम तकरीबन 2000 लोग रहते हैं। बात समझ आई मेरी? अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, हमने देखा कि कहीं पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पर बहुत कम। ये कौन से अवामिल कार फरमा है जिनकी वजह से लोग एक इलाके में ज्यादा बसते हैं और दूसरे इलाके में कम बसते हैं? पहले हम देखेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, क्योंकि ज्योग्राफी ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें पहला आता है जमीन के खदोखाल, जिसको मैंने कहा टोपोग्राफी। ये हमने बहुत मरतबा पढ़ा कि जमीन कहीं पर हमवार है तो कहीं पर यह पहाड़ी इलाका है, कहीं पर ढलवान है तो कहीं पर यह करीवाज है। समझ रहे हैं? तो इन सारी बातों को दिमाग में रखते हुए हम ये अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि मैदानी इलाकों में ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और रह सकते हैं, और जो अपर रीचेस है पहाड़ों के, उनमें बहुत कम लोग रहते हैं। यहां तक कि वहां किलोमीटर्स पर भी लोग जो है, आप सैकड़ों किलोमीटर चले जाएंगे फिर आपको एक कोठा नजर आता है। यहां के एरियाज की मैं बात कर रहा हूं, तचपत गुजरकोट आकाशन,
ये आपने खुद भी देखा होगा, कभी आप पहलगाम गए हैं तो ऊपर जंगल की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ दूर दूर वो छोटी मोटी जो झोंपड़ियाँ उनकी होती है, तो 2-3 घर वहाँ रहते हैं किलोमीटर के बाद, हर किलोमीटर के बाद। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका मतलब ये है कि टोपोग्राफी बहुत बड़ा एक डिसाइसिव एक फैक्टर है जो इस ह्यूमन पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन का तयन करता है। सो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन प्लेन्स, इसलिए हम ये कहते हैं कि ज्यादा लोग प्लेन्स में बसते हैं, मैदानी इलाकों में बसते हैं, देन इन माउंटेन्स और प्लेटूज। प्लेन्स आर सूटेबल फॉर फार्मिंग। प्लेन्स की वजह क्या है? क्योंकि वहां पर इंसान को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? व्हाट डू वी नीड? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए खाने पीने के लिए फूड, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। और मैदानी इलाकों में तो बिल्कुल ज़मीन काफ़ी ज़्यादा हमें अवेलेबल है और वहाँ पर वो फर्टाइल भी है। माउंटेन्स पर जाएंगे तो खाएंगे क्या? समझ रहे हैं मेरी बात? और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड मोस्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ दे आर एक्चुअली कंडक्टेड इन प्लेन एरियाज। वो भी हम मैदानी इलाकों में ही करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाते हैं। कोई पहाड़ पर तो दुकान लगाने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए नहीं जाता है। हाँ, बसूरती कि उसको पहाड़ पर कोई फायदा हासिल हो, तब जाके वो पहाड़ पर लगा सकता है। द गंगेज, इसको गैंजेस भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन इसको हम गंगेज ही पढ़ते हैं क्योंकि गंगा से निकाला गया है। गंगेटिक प्लेन्स इनको प्लेन्स कहते हैं। हालांकि इनको अगर यूरोपियन इनको प्रोनाउंस करते हैं तो वो गंजीज पढ़ते हैं इनको। द गंगेज प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और गंगा के मैदान जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान जो है, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सबसे ज्यादा हैवीली पॉपुलेटेड है इंडिया के, ये इलाका। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्लाइमेट आता है। टोपोग्राफी हमने पढ़ी, यानी प्लेटू और माउंटेन से ज्यादा मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं और हमने देखा क्यों रहते हैं। अब दूसरी बात आती है क्लाइमेट। दूसरी बात आती है वहां का आब हवा भी ये तयन करता है, किसी इलाके का आब हवा तयन करता है कि वहां लोग कितने रहेंगे। पीपल प्रेफर टू लिव इन मॉडरेट क्लाइमेट। कोई भी शख्स हारिश क्लाइमेट पसंद नहीं करता है। न ज़्यादा सर्दी हम पसंद करते हैं, न ज़्यादा गर्मी पसंद करते हैं। इस वजह से जहाँ कहीं भी मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं तो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को अवॉइड करने के लिए लोग मॉडरेट क्लाइमेट की तरफ जाते हैं। हैंस लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन सहारा डेजर्ट। इसलिए बहुत कम लोग सहारा डेजर्ट में, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत तपती हुई गर्मी है, 50 डिग्री गर्मी दिन की होती है, कौन बैठेगा वहाँ। और जो बाकी पोलर रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, यानी रशिया और कनाडा का जो ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्थ का हिस्सा है, वहाँ पर भी बहुत कम लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं बहुत कम लोग? क्योंकि वो वहाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ भी एक्सट्रीम क्लाइमेट है, वहाँ सर्दी है, वहाँ सर्दी है। तो ये हो गया क्लाइमेट। उसके बाद आती है सॉइल। सॉइल भी एक बड़ा फैक्टर है। फर्टाइल प्लेन्स ऑफ गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र इंडिया, हांगहू या हांगही भी इसको कहते हैं, और चैंगजियांग, ये चाइना में 2 दरिया है, हांगहू या हांगही भी इसको कहते हैं, और चैंगजियांग इसको पढ़ते हैं। और नाइल इन इजिप्ट आर द एरियाज विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको मैं एक हिस्टोरिक फैक्ट ये बताऊंगा, पुराने जमाने में रिवर वैली सिविलाइजेशन हुआ करती थी। पुराने जमाने, जब हम यहां देखते हैं हड़प्पा का तमद्दुन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाता है। असल में क्या कहलाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी तरह हांगहू सिविलाइजेशन चाइना में थी, इरावादे यहां पर बर्मा में था। तो इसी तरह नाइल सिविलाइजेशन, जो मिस्र की नाइल सिविलाइजेशन, और इसी तरह टिग्रीज और यूफ्रेटिस जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, यानी दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशन। जब हम तारीख का मुताला करते हैं, आपने 6th में पढ़ा होगा, क्योंकि मैं 2-3 साल बाद यहाँ आया तो मैंने आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ाई है, तो अगर वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन दरिया पर ही असल में फल फूल गई। और उस जमाने की जितनी भी सिविलाइजेशन आज से 4000 साल पहले जितनी भी सिविलाइजेशन उभरी है, वो सारी की सारी किस पर? दरिया के इलाके में ही। तो ये क्यों? क्योंकि उस इलाके में एलुवियल सॉइल बहुत होती है, लैंड फर्टाइल होती है, इरिगेशन के लिए पानी दस्तयाब होता है, और वहां की जमीन जो है बहुत ज्यादा फूड प्रोड्यूस करती है। तो ये बड़ा ही अहम मसला है। इसीलिए हम देखते हैं आजकल भी गंगा ब्रह्मपुत्र इंडिया में, हांगहू और चैंगजियांग के इलाके में चाइना में, और मिस्र के जो वादी नील है वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग दुनिया में बसते हैं। उसके बाद आता है वाटर। बुनियादी इन ज़रूरियात में इंसान के वाटर है। इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ पीपल। कहीं पर भी आप जाएं,
आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दारोमदार इसी पर है कि वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो रिवर वैलीज़ में ज़्यादातर लोग इसीलिए बसते हैं क्योंकि वहाँ पानी अवेलेबल है। उसके बाद आते हैं मिनरल एरिया, जहाँ पर मिनरल्स पाए जाते हैं, लोग वहाँ भी बसने जाते हैं क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी डेवलप होती है। सो एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट पीपल बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अक्सर लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पर मिनरल्स होते हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ हम पैसा कमाएंगे, तो इसलिए मिनरल भी ये डिसाइड करते हैं कि तो ये रहे ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे। पहला आता है टोपोग्राफी, दूसरा आता है क्लाइमेट, शाबाश, तीसरा आता है सॉइल, चौथा आता है वाटर, पांचवा आता है मिनरल्स। क्लियर? तो ये 5 बुनियादी फैक्टर, इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं लेकिन हम मोटे मोटे फैक्टर्स पढ़ते हैं। अब आते हैं सोशो कल्चरल या सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में हम ये पढ़ते हैं, ये देखते हैं कि एरियाज विद बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। लोग वहां उस इलाके का रुख करते हैं जहां उनके बच्चों के लिए रहने की जगह अच्छी हो, एजुकेशन फैसिलिटी वहाँ हो, वहाँ पर जो सेहत आमा का जो है उसका हस्पताल हो, यानी उनके हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो, तो लोग वहाँ पर पसंद करते हैं जाना। इसीलिए हम देखते हैं पुणे, बंगलोर, दिल्ली, ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग बसने के लिए जाते हैं क्योंकि इसमें हाउसिंग भी, एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सबसे बढ़िया है इंडिया में। बात समझ आई? इसलिए यहाँ लोग जाते हैं। उसके बाद आता है दूसरा फैक्टर जो आता है इकोनॉमिक फैक्टर आता है। सोशल फैक्टर तो हमने पढ़ा, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर में इंडस्ट्रियल एरियाज जितने भी इंडिया में पाए जाते हैं गिव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू पीपल। इंडस्ट्रियल एरियाज में लोग पैसा कमाते हैं और लोगों को काफ़ी मौके मिलते हैं अपनी इक्तिसादियात को बेहतर करने के लिए। सो मुंबई इज़ द हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसलिए आप देखेंगे मुंबईज पॉपुलेशन ग्रेव बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। इसी वजह से मुंबई की पॉपुलेशन, जिसको हम बम्बई पुराने ज़माने में कहते थे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस वजह से, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से सबसे ज़्यादा मुंबई में बस गई। इन रिसेंट ईयर्स एरियाज अराउंड दिल्ली हैव अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। और आजकल के दौर में लोग ज़्यादा रुख करते हैं दिल्ली का, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं लोग और वहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी हो गई। बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लोग वहाँ का रुख करते हैं। उसके बाद आता है कल्चरल, तमद्दुन जिसको हम कहते हैं, तहजीब व तमद्दुन की वजह से भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। प्लेसेस विथ रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल। आप देखते हैं कि अगर कहीं पर पहाड़ पर भी यहाँ पर कोई आस्थानी आलिया होता है तो उसके गिर्द गाँव जमा होता है, एक बहुत बड़ा गांव या फिर शहर में वो तब्दील हो जाता है। मुकाम को आप यहाँ देखते हैं, पहलगाम मुकाम, हालांकि पहाड़ पर वो जगह है लेकिन कितना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। क्यों? क्योंकि एक कल्चरल एक एस्पेक्ट इसका है, रिलीजियस एस्पेक्ट इसका है। ड्यू टू दिस वाराणसी, जेरूसलम एंड वेटिकन सिटी आर डेंसली पॉपुलेटेड। दुनिया के जो मशहूर ममालिक हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं मज़हब की वजह से, वाराणसी इंडिया में बनारस का एरिया है और यरूशलेम, वहाँ पर आप लड़ाई देख रहे हैं कि सदियों से लड़ाइयाँ जारी है वहाँ के रहने के लिए, उसको अपने कब्ज़े में करने के लिए ममालिक आपस में टकराते भी हैं। और इसी तरह वेटिकन सिटी जो रोम में है, तो वहाँ पर भी ये लोग अट्रैक्ट हुए हैं। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि अगर मक्का और मदीना में पाबंदी नहीं होती तो दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो हो जाता है। लोग पसंद करते हैं वहां मरना, जीने की तो बात ही नहीं है। समझ रहे हैं वजह क्या है? ये कल्चरल एस्पेक्ट है। ये कल्चरल एस्पेक्ट सही है या गलत है वो तो अलग बात है, ये तो अपना अपना मजहबी इंसान का एक मजहबी तस्वुर होता है कि किस जगह पर मुझे रहना चाहिए, किस जगह पर मुझे जाना चाहिए, किस जगह पर मुझे मरना चाहिए। मैं ये बात आपको ये समझाने के लिए कि कल्चरल एस्पेक्ट कितना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन तब्दील कैसे होती है, ये बढ़ती घटती कैसे है। तो इसके लिए आपको पहले एक तारीखी पस मंजर आपको याद रखना पड़ेगा। उसमें अगर हम देखेंगे जो 19th सेंचुरी यानी 1800 से आगे जितना जो भी पॉपुलेशन जो थी वो स्टडी ग्रो कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। ज़्यादा बर्थ रेट और ज़्यादा डेथ रेट के बीच में कोई तनासुब ज़्यादा नहीं था, स्लो एंड स्टडी पेस में दुनिया चल रही थी। बर्थ रेट और डेथ रेट जो थे दे वर वेरी हाई और दुनिया की पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी।
बर्थ रेट भी जितनी थी उसी हिसाब से डेथ रेट भी थी और ज़्यादा थी। ये बच्चे जितने ज़्यादा पैदा होते थे उसी रफ्तार से मरते भी थे। और आपने आज भी अगर आप घर में जो हमारी बूढ़ी माएँ हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो अक्सर बेशतर आप उनके बारे में जानते हैं कि अमिश 8 बच्चे ज़मीत अकु जिंदा, ये हम जानते हैं उनके बारे में। तो वो डेथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, बर्थ रेट भी काफ़ी लेकिन डेथ रेट, लिहाजा नेट पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं बढ़ती थी। लेकिन आज आप देखेंगे अगर किसी के 2 ही बच्चे हैं तो कम से कम तो 2 तो वो तो जीते हैं, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह इस वक्त दुनिया का वो नज़्म नस्क जो है काफ़ी तब्दील हो चुका है इस एतबार से। देयर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, उस ज़माने में कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज लो एंड हेंस फूड अवेलेबिलिटी वाज ए प्रॉब्लम। और अक्सर बेशतर जो फेमाइन होते थे उस ज़माने में, फेमन जिसको हम द्राग या थे वन, और ड्राउट्स भी होते थे, काफ़ी ज़्यादा कहत सालियाँ हुआ करती थी, उससे लोग काफ़ी मरते थे। और इस वजह से जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 1804 में किसी न किसी तरह से ये 1 बिलियन तक पहुंच गई। कितनी? 1 बिलियन। यानी 1804 में दुनिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी, लेकिन विद इन 150 ईयर्स, सिर्फ 150 साल के अंदर, यानी 1804 से अगर हम गिनेंगे 150 साल तो 1959 आता है, 1959 आता है, तो 3 बिलियन पॉपुलेशन दुनिया की हो गई। 1 बिलियन से बढ़ के 3 बिलियन, 2 बिलियन का इजाफा हो गया, यानी 3 टाइम्स ये बढ़ गई। दिस इज यूजुअली रेफर्ड टू एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और ये 1959 का ये जो बड़ा पॉपुलेशन का एक दुनिया में एक मान लीजिए एक तूफान जैसा आ गया, तो इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। ये दुनिया में हो गया सिर्फ 150 साल में। कितने में? 150। 1804 में 1 बिलियन था और 1959 में 3 बिलियन पॉपुलेशन दुनिया की हो गई, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई। अब क्या हुआ? उसके बाद रफ्तार क्या बनी? 40 साल के अंदर, पहले तो 150 साल लगे, अब 40 साल के अंदर यही पॉपुलेशन जो है दुगनी हो गई, 6 बिलियन हो गई। कितनी? 6 बिलियन। यानी 1999 की पॉपुलेशन स्टैट्स के हिसाब से 6 बिलियन पॉपुलेशन दुनिया की हो गई और सिर्फ 40 साल के अंदर अंदर जो है दुनिया की पॉपुलेशन डबल हो गई, दुगनी हो गई। दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ बेटर फूड फैसिलिटीज, फूड सप्लाईज, हेल्थ फैसिलिटीज। जो इसकी वजूहत क्या थी? दुनिया में जो है साइंस ने तरक्की की, लोगों की जो डेथ रेट जो है वो कम हो गई और ख़ासकर जो बच्चे जो है वो कम मरने लगे, ज़्यादा बच्चे जो है वो ठीक ठाक तरीके से उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली और वो जीने लगे अच्छी तरह से। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ी। अब ये पॉपुलेशन घटना और बढ़ना जो है उसके लिए 2-4 टर्म्स को आपको याद रखना है। उसमें एक चीज होती है बर्थ रेट, यानी किस एतबार से लोग दुनिया में पैदा हो रहे हैं, उसको बर्थ रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक और कॉन्सेप्ट होता है डेथ रेट, यानी कितने लोग मरते हैं, डेथ रेट क्या है। इसके अलावा एक और टर्म होती है डी ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन घटती क्यों है। नो ग्रोथ, पॉपुलेशन बराबर कैसे रहेगी, और नेचुरल ग्रोथ। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके हम इनको देखेंगे। तो बर्थ रेट जब आप देखते हैं, यानी द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इज कॉल्ड बर्थ रेट। हर 1000 में से कितने लोग जो पैदा होते हैं उनमें से हर 1000 में से कितने बचते हैं, उसको बर्थ रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसके बाद डेथ रेट कहते हैं पर 1000 पर्सन्स में कितने मरते हैं, कितने, इसको डेथ रेट कहते हैं। डी ग्रोथ उस वक्त हम कहते हैं व्हेन द डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट। अगर डेथ रेट ऊपर हमने पढ़ी, अगर डेथ रेट ज्यादा हो गई, 1000 में से 800 लोग मर गए, और वहां जो बर्थ रेट थी, बर्थ रेट जो थी उसमें भी बर्थ रेट में 1000 के 1000 ही अगर वो आगे बढ़े, लेकिन डेथ रेट में कमी आ गई तो उसे डिग्रेथ हो जाएगी, क्योंकि नेट ग्रोथ जो है आगे चलकर आपको पता चलेगा वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। सो इट विल लीड टू द डिक्लाइन और डी ग्रोथ इन पॉपुलेशन। यानी डेथ रेट अगर बर्थ रेट से ज्यादा होगी, डेथ रेट अगर, सीधी सी बात है, अगर लोग ज्यादा मरेंगे और पैदा कम होंगे तो इसका मतलब है पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो डी ग्रोथ हो जाएगी। नो ग्रोथ व्हेन द बर्थ रेट इज इक्वल टू द डेथ रेट, यानी जब जितने
पैदा होंगे उतने ही मरेंगे, तो कोई ग्रोथ नहीं होगी, नो ग्रोथ। बात समझ रहे हैं? उसके बाद नेचुरल ग्रोथ रेट, जो आमतौर पर फितरी एतबार से दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ी रही है, ज्यादा हो रही है। यह कैसे होता है? व्हेन द बर्थ रेट इज हायर, जब पैदा ज्यादा होंगे देन द डेथ रेट, मरेंगे कम। इट विल लीड टू ग्रोथ इन पॉपुलेशन, इससे पॉपुलेशन बढ़ेगी, इससे पॉपुलेशन। द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। और जो इसके बीच का जो तनासुब होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का तनासुब जो होता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। लेकिन बर्थ रेट ज्यादा और डेथ रेट कम होनी चाहिए, तभी तो नेचुरल ग्रोथ होगी, वरना नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? अब इसके लिए हमें यह भी समझना है कि ये अगर किसी इलाके की पॉपुलेशन जो है, ये इस पर भी डिपेंड करती है कि वहां के लोग कितनी उम्र के जीते हैं, और वहां पर माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इस तरह के फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो कोई इलाका बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड होता है, कोई इलाका जो है, एक तो होता है नेचुरल तरीका, जो हमने कहा डेथ रेट और बर्थ रेट में अगर तनासुब में फर्क होगा, बर्थ ज्यादा होंगी, डेथ कम होगा, तो नेचुरल ग्रोथ होगी। लेकिन एक नेचुरल ग्रोथ के अलावा भी ग्रोथ बढ़ती है। वो किस तरह से? क्योंकि लोग हिजरत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। और तीसरी बात यह भी है कि किसी इलाके में लोगों की जो पॉपुलेशन है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू कर, क्योंकि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, वहां ज्यादा लोग ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है बूढ़े उम्र तक पहुंच जाते हैं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसको हम कहते हैं? द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव इज कॉल्ड ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी हम इसको कहते हैं कि कौन सा शख्स एवरेज लेवल में कितनी उम्र पाएगा, इसको हम किसी इलाके की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। और आमतौर पर इस वक्त 60-70 साल के आसपास लोग अब देखते हैं कि यूजुअली इतनी उम्र को क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद आता है फैक्टर माइग्रेशन। माइग्रेशन आप जानते हैं, व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तो उसको क्या कहते हैं? उसको माइग्रेशन कहते हैं। और ये माइग्रेशन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होती है। कोई इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड जाता है, अपनी जिंदगी को अच्छी खासी बनाने के लिए जाता है। कोई किसी थ्रेट की वजह से जाता है, या वार की वजह से भी जाते हैं बहुत सारे लोग। और किसी इलाके में पुराने ज़माने में ताउन भी हुआ करते थे, प्लेग्स भी होते थे, इस वजह से भी लोग एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। तो इसके बहुत सारे वजूहात थे, तो इस वजह से माइग्रेशन हुआ करती थी। अब इस माइग्रेशन के कॉन्सेप्ट पर दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। एक को कहते हैं इमिग्रेंट, दूसरे को कहते हैं इमिग्रेंट। ई से एक, आई से एक, इनकी फर्क आप समझिए। इमिग्रेशन किसको कहते हैं? व्हेन पीपल मूव आउटसाइड देयर कंट्री, जब कोई शख्स अपना मुल्क छोड़ के जाए उसको एमिग्रेंट कहते हैं। ई से उसको एमिग्रेंट कहते हैं, अपना मुल्क छोड़ के चला जाए उसको एमिग्रेंट कहते हैं। इसका इमिग्रेशन। इमिग्रेशन व्हेन पीपल कम फ्रॉम अनदर कंट्री, अब आपके मुल्क में दूसरे मुल्क से वो अपने मुल्क में इमिग्रेंट हो गया, लेकिन आपके मुल्क में आ गया, वो आपका इमिग्रेंट बन गया। यू गॉट इट? बात समझ में आई? यानी इमिग्रेंट ई से तब हो जाता है आदमी जब वो अपना मुल्क छोड़ के जाता है। इमिग्रेंट वो जिस जगह वो जाता है उस जगह का वो इमिग्रेंट होता है, और वहां की पॉपुलेशन वो बढ़ाएगा, और जहां से वो आया वहां की पॉपुलेशन घटाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी? जिस मुल्क से वो इमिग्रेंट बना, इमिग्रेंट ई से, वहां की पॉपुलेशन इमिग्रेशन से बढ़ती नहीं, घटती है। और जिस मुल्क में वो चला जाएगा, बसने जाएगा, तो वहां का वो इमिग्रेंट हो गया। तो इमिग्रेंट से क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये नेचुरल ग्रोथ रेट नहीं है। ग्रोथ रेट तो नेचुरली तो वही रहेगा जो दुनिया की है, लेकिन किसी खास इलाके में इससे फर्क पड़ता है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन से, या जनरली दोनों टर्म्स को हम माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन से इससे फर्क पड़ता है। द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। इसी वजह से यूएसए में बहुत सारे लोग, आप आज भी जानते हैं, लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि किसी अच्छे मुल्क में जाइए, तो जहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी हों, जहाँ लोग कल्चरली डेवलप्ड हों, बाकी चीज़ें हो, फैसिलिटीज़ हों, तो लोग, या किसी खास जगह जाना चाहते हैं लोग, अपनी मर्जी होती है उनकी, उसका कोई कल्चरल एस्पेक्ट भी हो सकता है।
तो इस वजह से आप देखते हैं बहुत सारे लोग यूएसए जाते हैं, बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, और वो अपने मुल्क से एमिग्रेशन करते हैं और दूसरे उस मुल्क में इमिग्रेशन करते हैं। तो इमिग्रेंट्स का वहाँ तादाद बहुत बड़ी है, तो यहाँ की पॉपुलेशन भी बड़ी है इन दो इलाकों की। ऑन द अदर हैंड, द पॉपुलेशन ऑफ सूडान हैज़ डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन। अब सूडान की पॉपुलेशन कम हो रही है क्योंकि वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, तो और जोग्राफिकली भी थोड़े से वहाँ पर परेशानी है, और वहाँ पर पॉलिटिकल अपहेवल भी है, इस वजह से वहाँ से लोग भागते हैं। तो वहाँ की ज़्यादातर आबादी जो है वो एमिग्रेट करके गई, वहाँ से निकल गई। पीपल फ्रॉम लेस डेवलप्ड कंट्रीज यूजुअली माइग्रेट टू डेवलप्ड कंट्रीज इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग उन ममालिक का रुख करते हैं जहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़, जहाँ उनको काम काज करने के लिए अपना टैलेंट जो है यूज़ करने के लिए मौका मिले। पीपल फ्राम रूरल एरियाज यूजुअली माइग्रेट टू अर्बन एरियाज। इसी तरह गाँव से लोग, देहातों से लोग शहर को जाते हैं, इसलिए शहर में पॉपुलेशन बढ़ती है। और इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। और इसी तरह हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है इंटरनल माइग्रेशन से चेंज नहीं होती है, यानी एक मुल्क से लोग चले जाएंगे दूसरे मुल्क, उससे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होती है, नेचुरल ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि उन ममालिक में फर्क पड़ता है। बट चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया, वहां की कंपोजिशन में चेंज हो जाती है। यानी मिसाल के तौर पर सूडान की पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की बढ़ रही है, यहां सूडान के लोग जहां जा रहे हैं उन ममालिक की बढ़ रही है। नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वही रहती है जो होती है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद अब जो है हमारा जो इस टॉपिक में अब अहम हिस्सा जो रहा, दैट इज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक्स अ लॉट।